एक अहम जो हमें बताया DGISPR ने वो ये कि भारत एक और फॉल्स फ्लैग की तैयारी कर रहा है और इस बार जी समंदर का रास्ता अपनाने की कोशिश की जा रही है। हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरी तरह से अलर्ट हैं, लेकिन क्या भारत अनकरीब ही कोई ऐसी हरकत कर सकता है? जी बहुत शुक्रिया सदर फरसाइम, आपने इनवाइट किया। देखिए उसके पीछे मुझे एक बैकग्राउंड नजर आता है। जो कमजोरियां उन्होंने मई 2025 में अपनी एस्केलेशन या हमारे खिलाफ जो मिसएडवेंचर किया था, खास तौर पर हिंदुस्तानी एयरफोर्स में जो कुछ हुआ है वो तो एक तारीख का हिस्सा बन चुका है। मैं रिसर्च कर रहा था और मुझे विजिट करने का इत्तेफाक भी हुआ हेडक्वार्टर्स, तो मैं पता लगा मुझे कि उस वक्त जब उन्होंने मई से पहले अप्रैल में और मई के शुरू में जब पाकिस्तान को ज़ाहिर थ्रेटन करना शुरू किया, तो उस वक्त पाक फिजाइया कुछ अपनी ऑपरेशनल एक्सरसाइजेज ज्यादातर समंदर की तरफ कर रही थी। हमारे काफी सारे जहाज डिप्लॉयड थे साउथ की तरफ। उस वक्त इंडिया ने भी बाय कंपल्शन ये समझा कि शायद हम कुछ अपने डिजाइन कर रहे हैं, तो इन्होंने डाउनवर्ड अपने फाइटर जहाजों की डिप्लॉयमेंट की थी और उस पर खास तौर पर राफेल शामिल था। राफेल, अगर मैं आपको बताता चलूं कि ये दो बेसिस पर डिप्लॉयड है, एक कंबाला में, एक हाशिमारा में, पीस टाइम जो इनकी लोकेशन है। 17 स्क्वाड्रन और 101 स्क्वाड्रन, ये इनके दो स्क्वाड्रन है और ये हमारे सेंटर में बनते हैं, यानी नॉर्थ की तरफ। तो इन्होंने भी राफेल डिप्लॉय किए साउथ की तरफ, समंदर की तरफ, और जो एक्टिविटीज शुरू की। मेरे नॉलेज के मुताबिक उस वक्त इनकी इंटीग्रेशन का वही मसला आया था जो बाद में हमने 6 और 7 मई को नॉर्थ मैन की एक्चुअल डिप्लॉयमेंट के वक्त देखा। यानी इनकी इंटीग्रेशन नहीं थी, इनके जो खास तौर पर समंदर में जो एसेट्स डिप्लॉयड हैं उन तरह वेल कनेक्टेड नहीं थे उनके साथ, और जाहिर एक वैल्यू ऐड वो नहीं कर पाए थे जिसकी राफेल से और बाकी जो इनके एसेट्स समंदर की तरफ डिप्लॉयड थे, खास तौर पर उनके इंडियन नेवी के जो इनसे तवक्को थी वो तवक्को पूरी नहीं हुई थी। तो मुझे लगता था कि एक गैप है जो शायद इन्होंने रियलाइज किया कि अब हम समंदर की तरफ एक्सरसाइजेस करते हैं। उसके दो मतलब हैं, एक तो उसको जो गैप्स को प्लग करना है, जो इनकी कमियां थी उनको दूर करना चाहते हैं, और दूसरी बात यह है कि इन्होंने इन्हीं दिनों में, आप पहले भी बात कर चुके हैं, तालिबान को जो स्पॉन्सरशिप एक दी हुई है कि यानी कि उनको इनकरेज किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्टर्न साइड पर हमें एक एंग्जाइटी विद्यालय इनसिक्योरिटी पैदा करें, हमारी फोर्सेस को पुल करें उस तरफ। और दूसरी तरफ आपने देखा है नॉर्थ वेस्ट के अगेंस्ट उन्होंने साउथ ईस्ट की तरफ ये एक्सरसाइजेस शुरू कर दी हैं। लेकिन ऑन द लाइटर नोट, मैं कल एक तस्वीर देख रहा था उनके डिफेंस मिनिस्टर की, विक्रांत के ऊपर जो उनका नेवी का एक सो कॉल्ड प्राइड है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसके ऊपर कोई 12 MiG-29 जहाज डिप्लॉयड होते हैं, और वो भी बहुत पुराने हो चुके हैं। तो वो उसके ऊपर तस्वीर खिंचवाई गई थी। लेकिन मैं आपको सदर फरसाइम बताता चलूं कि ये तस्वीर सिर्फ इनकी हमेशा या एक्सरसाइजेस के लिए विक्रांत पर खिंचाई जाती है या पीस टाइम में खिंचवाई जाती है। अच्छा। कभी इस विक्रांत को पिछले 30-40 सालों में इनको हिम्मत नहीं हुई बाहर निकालने की। ये जब भी होता है, ये मेरा ख्याल है पीस टाइम होता है और वापस चला जाता है। और मैं आपको व्यूअर्स को रिफ्रेश करता चलूं कि अभी मई में भी इन्होंने थ्रेट किया था कि हम निकालेंगे। पाकिस्तान की बैरिया फुली अलर्ट थी, पाक फिजाइया ने डेडिकेटेड एस्कॉर्ट तैयार किया हुआ था कि जब भी हुआ तो हम इसको हिट आउट करेंगे, लेकिन फिर उनकी हिम्मत नहीं हुई। और फिर जैसे मैंने देखा, और अभी भी हम सब देख रहे हैं कि ये पीस टाइम में ही डिप्लॉय किया जा रहा है। अच्छा चिश्ती साहब, अब ज़रा कल जब DGISPR साहब बात कर रहे थे तो उन्होंने जिक्र किया, कुछ स्टैट्स शेयर किए हमारे साथ। उन्होंने बताया कि अब तक 128 फितनल हिंदुस्तान को जहन्नम वासिल कर चुके हैं। सर नाउ द पॉइंट बीइंग कि हम देख रहे हैं कि हर रोज़ पाकिस्तान के जो शवाहिद हैं, अफ़गान सरजमीन जो दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उनमें इजाफा होता चला जा रहा है। और पाकिस्तान ने जो पहला मुज़ाकरात का दौर किया दोहा में, पाकिस्तान डटा रहा। फिर जो कतर में हुआ, सॉरी जो इस्तांबुल में हुआ, पाकिस्तान डटा रहा अपने मौक़िफ़ पे, फर्म स्टैंड पे डटा रहा और अपनी बात मनवा के, एक्सेप्ट करवा के टू सम पॉइंट उठा। जबकि दूसरी साइड पर जो वफ़द था वो बड़ा इनडिसाइसिव और अनअथॉरिटेटिव था, ना उनके पास कोई फैसला करने की सलाहियत थी और ना ही कोई कैपेबिलिटी थी। आपको लगता है जो शवाहिद तमाम तरह हम ये 6 नवंबर वाली मीटिंग में आलमी बरादरी के सामने रखे जाएंगे? देखिए साहिब, ये बुनियादी तौर पर हम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज डिमांड नहीं कर रहे जो दुनिया को हैरान करे कि हमने ऐसी चीज उनसे मांग ली है जो अनयूजुअल है या अनरीजनेबल है या फैक्ट बेस्ड नहीं है। ऐसा नहीं है। हमने सब कुछ जो कोई सबूत दिए हैं, मेरा कुछ प्रीव्यू है मुझे टारगेटिंग का, जिस तरह की गई है, इतनी प्रिसाइज की गई है, वेल कैलकुलेटेड की गई है और इतनी टाइम्ड की गई है इतने अच्छे से। वो इस वजह से कि ये नहीं होता कि हम इम्पल्सिव हैं। हमारे, मैं आपको बता सकता हूँ, तकरीबन अगर 100 टारगेट कंसिडर हुए थे उन दिनों में, तो शायद 5 और 10 के दरमियान टारगेट फाइनल अप्रूव हुए थे, क्योंकि उनको वेरीफाई किया गया, री वेरीफाई किया गया, उनका डाटा इकट्ठा किया गया, फर्दर
और सोर्सेज से, इंटेलिजेंस सोर्सेज से, सर्वेलेंस से, सैटेलाइट से, बहुत सारी चीजों से इनपुट लेने के बाद ये टारगेटिंग की गई थी। जिसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारी टारगेटिंग स्ट्रैटेजी भी बड़ी वेरीफाइड, जस्टिफाइड थी। और दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमने कोई अनरीजनेबल डिमांड नहीं की। लेकिन बदकिस्मती से, क्योंकि हिंदुस्तान का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट इस वक्त रोल प्ले कर रहा है, जो कि पहले करजई और अशरफ गनी के जमाने में भी बहुत प्ले करता रहा था, उस वक्त भी बहुत इंसेंटिव दिए जाते थे, लेकिन उस वक्त की हजीमत नहीं हुई थी जो 6 और 7 मई वाली हुई है। इसीलिए इंडिया को लगता है कि अगर थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट एक्स्ट्रा करके अगर ये फेवर ले ली जाए कि पाकिस्तान को वेस्टर्न साइड पर स्ट्रेच किया जाए, अनकंफर्टेबल किया जाए, और जाहिर है इंडिया खुद भी जाहिर है चाहेगा कि खुद अपना नुकसान उठाने की बजाय तालिबान के थ्रू हमें जाहिर है इनसिक्योरिटी पैदा की जाए, तो हमें उसी पे कायम रहना चाहिए। और जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था और इससे पहले भी जो हमने किया है, देखिए पीस को पूरा मौका देना चाहिए, क्योंकि इस तरह की जो स्ट्राइक्स होती हैं हम इसको सेलिब्रेट नहीं करते, हम इस पर खुश नहीं होते, ये बड़ी मजबूरी में की जाती हैं, क्योंकि हमने बहुत जनाजे उठाए और जनाजों का वजन बहुत भारी होता जा रहा था। एक बात तो ये, और आखिरी बात इसके ऊपर ये है कि हमें याद रखना चाहिए कि हमारी जो पावर टू हर्ट होती है वही पावर टू बार्गेन होती है। मैं कतन आर्म फोर्स इसको सोल्यूशन की तरफ नहीं जा रहा कि हमें मिलिट्री हिट आउट करने चाहिए, स्ट्राइक्स करने चाहिए, लेकिन मैं कंपल्शन की बात कर रहा हूँ। हमें बताना चाहिए कि जो हमारी पावर टू हर्ट है वो आपको कंपेल करेगी कि आप बार्गेन पर आए। अगर हम ये स्ट्राइक्स ना करते तो आई एम श्योर उन्होंने अभी भी ये समझना था कि न्यू नॉर्मल है, कुछ बयानात आएंगे, मीटिंग होगी और फिर हम अपने अपने घरों को चले जाएंगे। लेकिन आई होप सो कि इस दफा कोई सेंस प्रिवेल करे, क्योंकि उनको जाहिर है बहुत सारे दोस्त ममालिक भी कोशिश कर रहे हैं, मुझे उम्मीद है कुछ थोड़ी बेहतरी आनी चाहिए, लेकिन इंडियन फैक्टर की वजह से मैं इसको देर पा नहीं देख रहा। अच्छा, आपने इंडियन फैक्टर का जिक्र किया और जाहिर है DGISPR भी इशारा दे रहे हैं कि ये फॉल्स फ्लैग की तैयारी कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम अगर देखें, नोबडी कैन मैच, क्या कहना चाहिए, जो सर्कस लगाते हैं भारतीय मीडिया, उसको तो कोई मैच ही नहीं कर सकता, बट स्टिल हम देख रहे हैं कि अफगानी मीडिया भी प्रोपेगेंडा कर रहा है भारतीय तर्ज पर। अब ये जो गठजोड़ है चिश्ती साहब, मुझे ये बताइएगा, एक तरफ से मुज़ाकरात दोबारा से शुरू होने, प्रोपेगेंडा भी जारी, दूसरी तरफ से भारत का फॉल्स फ्लैग, तो ये क्या प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान पर? देखिए, एक चीज हमें सदफ याद रखनी चाहिए कि इंडिया का ना IT सेक्टर में बहुत बड़ा हिस्सा है। दुनिया में ये इनका वन ऑफ द लीडिंग कंट्री है जो IT या इंफॉर्मेशन या इलेक्ट्रॉनिक्स इस तरह के सोर्सेज से एक इनका रेवेन्यू बनता है। ऑलमोस्ट साल का इनका $286 बिलियन ये कमाते हैं IT सेक्टर से। दुनिया का ग्लोबल जो आउटसोर्सिंग का हिस्सा है दुनिया में, उसका 55% इंडिया के पास है। इसका मतलब है कि IT सेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग है। जाहिर है उसको वो एक एडवांटेज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं कि अगर उनको IT आती है और उनका जाहिर उनकी एक्सपर्टीज इस पे इतनी है, तो जो भी वो प्रोपेगेंडा फॉल्स चाहेंगे। लेकिन आजकल मैं एक चीज क्लियर करता चलूं, आप दोनों के गुजारिश करता चलूं कि एक आजकल डबल एज है ये जो इंफॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन कह लें या प्रोपेगेंडा कह लें। देखिए, दुनिया एक तरफ तो बहुत जल्दी मान जाती है क्योंकि स्प्रेड बड़ी जल्दी होता है, हर एक के हाथ में, बिलियंस ऑफ लोगों के हाथ में मोबाइल है, इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी पहुंचती है। लेकिन एक एडवांटेज भी है, ये डिसएडवांटेज होने के साथ साथ एडवांटेज ये है कि वेरीफाई भी उतनी जल्दी हो जाता है, क्योंकि सोर्सेज इतने हैं। पहले हुआ करता था, एक टेलीविजन हुआ करता था, मोबाइल नाम की कोई चीज नहीं थी, सैटेलाइट नहीं हुआ करते, डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं थे, तो वेरीफाई नहीं होता था। तो अब ये एडवांटेज भी है, एक तरफ हमें नुकसान है और एक तरफ फायदा ये है कि अब दुनिया बहुत जल्दी सच को जान गई है। और मैं अपनी लॉजिक के सपोर्ट में ये कहना चाहूंगा कि आपने देखा 6 और 7 मई से पहले हमने कितना ज्यादा हिंदुस्तान को कहा कि आप वेरीफाई कर दें, हम इंक्वायरी करवा लेते हैं, आप सबूत दे दें, हम एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करवा लेते हैं, थर्ड पार्टी को बुला लेते हैं, लेकिन वो नहीं माने। तो आपने देखा कि कितनी जल्दी दुनिया ने हमारी बात माननी शुरू कर दी कि एक मुल्क है जो रिपीटेडली गवाही मांग रहा है, सबूत मांग रहा है, इंक्वायरी करने को तैयार है। लेकिन हिंदुस्तान का इसीलिए देखें उसके बाद 6 महीने बाद तक भी किसी ने रेलेवेंस नहीं देखा। और आखिरी बात इस सवाल के जवाब में मैं ये अर्ज करता चलूं, आपने नोट किया होगा जब हमने जहाज तबाह किए अल्हम्दुलिल्लाह, तो चंद घंटों में DGISPR और पाक फिजाइया के रिप्रेजेंटेटिव आए, उन्होंने अपना बताया कि हमने क्या हिट किया, और उसके बाद आपको पाक फिजाइया नजर नहीं आई पिछले 6 महीनों में, इसलिए कि वो प्रोफेशनल एयरफोर्स है। हम हर महीने 2 महीने बाद आके किसी सर्विस चीफ को, कभी DG उनके जो स्ट्रेटेजिक है SPD चेयरमैन ज्वाइंट डिफेंस जो है उनके, आर्मी चीफ को, एयरफोर्स चीफ को एम्बैरस नहीं करते।
वो चंद हफ्ते चंद महीनों बाद आके, इवन 6 महीने बाद आके उनके एयर चीफ कह रहे हैं कि हमने 10-12 जहाज मारे हैं। यानी उनके इवैल्यूएशन का या जजमेंट का ये हाल है कि उनको 6 महीने बाद भी नहीं पता कि 10 जहाज हैं, 12 जहाज हैं। कभी वो कहते हैं बड़े जहाज हैं, ट्रांसपोर्ट भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक भी हो सकता है, F-16 भी हो सकता है। मैं आपको बताता चलूं, हम फाइटर पायलट जब एक मिशन करके आते हैं तो हम छुट्टी नहीं कर सकते जब उस दिन का जो बॉम्ब्स हमने गिराए होते हैं उनकी बॉम्ब डैमेज असेसमेंट, इसको BDA कहते हैं। हम बॉम्ब डैमेज असेसमेंट करते हैं तो घर जाते हैं, डीब्रीफ करने के बाद सबक हासिल करते हैं, लर्निंग करते हैं अगर गलती हुई है कोई। इंडियन एयरफोर्स है, 6 महीने बाद भी वो ये कह रहे हैं कि 10-12 जहाज मारे हैं। यानी आप अपना असेसमेंट 6-6 महीने तक नहीं पता, जबकि IT आपके पास है, इंफॉर्मेशन आपके पास है, सैटेलाइट आपके पास है, इंटेलिजेंस ह्यूमन आपके पास है, उसके बावजूद आज तक आप एक सबूत नहीं दिखा सके। तो मैं आप बात कर रहा हूँ, कंक्लूड करके ये कहूंगा कि ये इंफॉर्मेशन कह लें या मिस इन्फॉर्मेशन कह लें, प्रोपेगेंडा कह लें, इसकी अगर झूठ बोलेंगे तो लाइफ बड़ी थोड़ी होती है और दुनिया तमाशा देख रही है। चिश्ती साहब, बिल्कुल दुनिया तमाशा देख रही है। और अभी आपने बड़ी अच्छी बात की कि जितनी डिसइंफॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है, मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड जितनी तेजी से हो रही है, वो डिबंक भी हो रही है। एग्जैक्टली उतना ही आसान होगा उसको डिबंक करना, उसको वेरीफाई करना। हमने देखा ड्यूरिंग बुनियानुम मरसू से भी आप विक्रांत का जिक्र कर रहे थे, तो वो मेजर वो गौरव आर्या है, वो कहता था कि ऑन एयर आके कि इंडियन नेवी विक्रांत लेके घुस जाओ लाहौर पोर्ट पे और फूंक डालो। तो मतलब अभी आपने बताया कि विक्रांत इज जस्ट फॉर नुमाइश पर्पसेस एंड जस्ट फॉर द, पता नहीं क्या है वो, किसने देखा है नहीं देखा वो पता नहीं क्या है विक्रांत। और उनके वो जर्नलिस्ट को भी नहीं पता था खैर कि वो लाहौर में पोर्ट है या नहीं है, लाहौर किस चीज़ का नाम है, वो कुछ भी नहीं पता था, ब्लाइंड क्लाउडरी। सो सर, नाउ द पॉइंट बीइंग कि जब अफगानिस्तान ने देखा, अफगान तालिबान रजीम ने ये चीज़ देखी कि ड्यूरिंग बुनियानुम मरसूस कितनी बुरी शिकस्त हासिल हुई भारत को, उसके बावजूद पाकिस्तान के साथ मेस कर रहे हैं, उसके बावजूद पाकिस्तान के साथ जारहियत की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि महज डॉलरों की चमक ने इनको अंधा कर दिया है? साहिब, इसमें ये देखिए एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप बात कर रहे हैं असूल पसंदी की, आप बात कर रहे हैं प्रिंसिपल, लॉजिक और सच की बातें कर रहे हैं, लेकिन वहां पे एक और मसला है, उनका सर्वाइवल ही इंस्टेबिलिटी में है। तालिबान का मैं जब से देख रहा हूँ पिछले 40-45 सालों में ऑब्जर्व कर रहे हैं, या जब से वो फाइट कर रहे हैं, पहले तो मुजाहिदीन थे, पहले तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए कि ये नहीं थे जिन्होंने सोवियत यूनियन को मार भगाया था, ये तालिबान, ये बहुत बाद में आए। दूसरी बात, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि उनकी नजर में जो स्टेबिलिटी नहीं होती, उनके लिए स्टेबिलिटी उनको सूट नहीं करती, उनके लिए इंस्टेबिलिटी जो है वो स्टेबिलिटी है, जिसका मतलब है इंस्टेबिलिटी रहेगी, वॉर मॉन्गरिंग रहेगी, वेपन एक्विजिशन रहेगी, दुनिया के बहुत सारे की प्लेयर्स आकर इनको फंड करेंगे, अपनी अपनी इन्फ्लुएंस पैदा करने की कोशिश करेंगे, इसीलिए उनको स्टेबिलिटी सूट नहीं करती। इसीलिए आपने देखा कि वो ग्रुप्स हैं, पावर हब्स हैं, बुनियादी तौर पर हुकूमत भी नहीं है, ये एक पावर हब है जिसके पास ज्यादा ताकत है, तकरीबन 40-50 हजार फुट सोल्जर्स हैं उनके पास, तो वो इसको कंट्रोल कर लेते हैं। ये कदारी ग्रुप है जिसने कंट्रोल किया हुआ है, और उसके बाद काबुली ग्रुप है जिसको पुश बैक किया हुआ है। नॉर्दर्न अलायंस इस वक्त साइलेंट है। तो मैं ये कर रहा हूँ कि ये ग्रुप्स हैं जो टेम्परेरीली पुश एंड पुल करते रहते हैं, और ये अभी भी मैं इसका मुस्तकबिल इतना अच्छा नहीं देख रहा। और ऑल्दो कि मैं नहीं चाहता कि नेगेटिव माइंड रखूं, लेकिन बदकिस्मती से इनके एक बस में भी नहीं है, क्योंकि करना नहीं चाहते। दोनों कॉम्बिनेशन है, कैपेसिटी इस तरह के दूसरे ग्रुप भी पावरफुल है, ये खतरा नहीं मोल लेते कि कहीं दूसरे ग्रुप आपस में जिसको भी हम पुश बैक करें या एलिमिनेट करने की कोशिश करें, वो दूसरे ग्रुप्स के साथ मिलकर हम ही पे हमला करें और टेक ओवर करें। एक तो ये इनकी लिमिटेशन है सो कॉल्ड, और दूसरी इनकी लिमिटेशन ये होती है कि इनका सर्वाइवल ही इसमें है, एक दूसरे को एलिमिनेट करते भी नहीं है। वो इसलिए नहीं करते कि इनको पता है कि कल आज हम पावर में है, कल दूसरा ग्रुप पावर में आ सकता है, तो फिर हमारे साथ भी वो यही करेगा, इस वजह से। और अब आखिरी लफ्ज ये है इसके ऊपर कि अब इंडियन फैक्टर ऐड कर ले कि जब आपको बिडिंग बहुत अच्छी मिले, आपको पैकेज बहुत अच्छा मिल रहे, आपको बार्गेनिंग पोजीशन बड़ी अच्छी मिल जाए, इंडिया नया नया हारा हुआ है, सारे कॉम्प्रोमाइज कर लिया हिंदुस्तान ने, जो आज तक कहते थे कि तालिबान दहशत करता है, उन्होंने हमारा एयर इंडिया का जहाज हाईजैक करवाया, हमारी एम्बेसी पर बॉम्ब गिराया, सब कुछ अब भूल चुके हैं, और सारा कुछ भूल कर अब इस तरह का मुल्ला मुत्तकी को वेलकम किया है, तो दुनिया आपके सामने है, क्योंकि वो कहते हैं कि दुश्मन मेरे दुश्मन का दुश्मन जो है वो मेरा दोस्त है। ऐसे ही थैंक यू सो मच खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ थे। और जी, अफगान तालिबान रजीम जो है दे थ्राइव ऑन वॉर इकोनॉमी।